दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम दिल्ली पुलिस AWTPO के लिए साइंस कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पहले वाले पार्ट्स आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस HCM या AWTPO के प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं जो कि वेल पैटर्न बेस्ड हैं, तो आप रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके अंदर हम दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर एग्जाम तक आपको 50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड यहाँ पर करवाने वाले हैं दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर आप दिल्ली पुलिस HCM या AWTPO का ज्वाइंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को @DPHC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं इस ज्वाइंट चैनल को। ठीक है, ये चैनल भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम आपके सामने इंपॉर्टेंट PDFs वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाला हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। और इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि केमिस्ट्री का हमारे जीवन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेडिसिन्स या ड्रग्स क्या होती हैं। तो ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं आपके जो ट्रीट करते हैं किसी भी डिजीज़ को। कभी भी आप किसी भी पेन से सफ़र कर रहे हो तो उनको ये कम करने का काम यहाँ पर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेडिसिन या ड्रग। यह वे रसायन हैं जिनका उपयोग रोगों के उपचार और पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? औषध। एक और यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है? तो ये ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसके अंदर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। कभी आपसे पूछा जाए थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ यानी कि रोगों के उपचार को ही क्या बोलते हैं हम? चिकित्सीय प्रभाव। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जो रोगों के उपचार के लिए रसायनों का उपयोग करती है, उसे क्या बोलते हैं? रसायन चिकित्सा। जैसे आपकी कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट्स के लिए की जाती है, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। अब आता है आपका एंटा एसिड। दोस्तों वो ही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जो भी आपके सामने पॉइंट्स लाया हूँ मैं, ये सारे आपके NCERT से कॉपी पेस्ट रहने वाले हैं। तो एंटा एसिड क्या होते हैं? दोस्तों जब भी आप कभी भी तला भुना खाना खा लेते हो या समय पर खाना नहीं खाते हो तो आपके पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस। तो वहाँ से HCl आपका रिलीज़ होता है। तो HCl की जब ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर रिलीज़ होने लग जाती है तो आपके पेट के अंदर एसिडिटी बन जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो उसी को क्योर करने के लिए आपके एंटा एसिड का यूज किया जाता है। ये न्यूट्रलाइज करते हैं जो आपका एसिड रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस से, और ये पीएच को क्या करते हैं? एक अप्रोप्रिएट लेवल तक लेकर जाते हैं जो आपके स्टमक की पीएच होती है। कभी भी जब भी आपको एसिडिटी बन जाती है तो आपके पेट के अंदर पीएच का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और पीएच का लेवल कम होने के कारण आपके पेट के अंदर एसिडिटी बन जाती है। तो इसीलिए हम एंटा एसिड का यूज करते हैं जिससे आपकी जो पीएच का लेवल है वो मेंटेन हो जाए। जो मोस्ट कॉमनली यूज एंटा एसिड थे पहले वो हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए NaHCO3। लेकिन दोस्तों जनरली इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये पेट के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिसिटी बना देता है, और काफ़ी ज़्यादा बेसिसिटी बनाने के कारण अब हमारे स्टमक के अंदर मोर अमाउंट के अंदर एसिड रिलीज होने लग जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमारे स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होगा तो पेट में अल्सर के चांसेस बन जाते हैं, काफ़ी सीवियर कंडीशन वो बन जाती है। तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो एंटा एसिड यूज किए जाते हैं वो है सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज काफ़ी कम मात्रा के अंदर किया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर किया जाता है। एंटा एसिड को क्या बोलते हैं? प्रत्यय अम्ल। चलिए हिंदी में पढ़ के बता देते हैं आपको। ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जठर रस में अतिरिक्त अम्ल, जठर रस में क्या होता है आपका? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निष्क्रिय कर देते हैं और पेट में पीएच को
उस स्तर तक बढ़ा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय अम्ल। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रत्यय अम्ल यहाँ पर कौन सा बता रखा है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दिया है। ठीक है, जो आपका यूज जो किया जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज आपका किया जाता है एंटा एसिड के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका, जनरली लिक्विड एंटा एसिड आर मोर इफेक्टिव देन टैबलेट्स बिकॉज हैव मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इंट्रैक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें प्रीफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि लिक्विड के अंदर आपको कोई भी मेडिसिन दी जाए, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मेडिसिन होती है उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है इंटरेक्शन करने का, और इंटरेक्शन करने के लिए अगर उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को। तो इसीलिए आपकी लिक्विड एंटा एसिड मोर इफेक्टिव होती हैं दैन टैबलेट्स के। ठीक है, जनरली आपकी जो यूज़ में लाई जाती है वो जीलियोसिल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूज़ में लाई जाती है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर ये आपकी एसिडिटी को रिलीज़ भी कर देती है। ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा अमाउंट के अंदर यानी कि रेगुलर इसका यूज़ करना काफ़ी डेंजरस भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्क इज़ ए वीक एंटा एसिड। आपसे पूछ जाए मिल्क क्या है, तो ये आपका क्या है, वीक एंटा एसिड। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है काफ़ी बार, कौन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये होता है आपका हिस्टामीन। हिस्टामीन जो होता है वो आपका स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो आपकी ड्रग यूज़ में लाई जाती हैं एसिडिटी के लिए, इनको भी आपको याद रखना है, पूछेगा एग्जामिनर कौन सी आपकी एंटासिड ड्रग है, तो ये आपकी सिमेटिडिन, दूसरा नाम इसका टैगमेट, एक आपकी रेनिटिडिन, जेंटेक, ओमेप्राजोल, येंसोपैराजोल, ये सारी आपकी एंटा एसिड ड्रग हैं। ये क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं जो हिस्टामीन, जो आपका स्टमक की वाल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उनको क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर्स के साथ जो आपके स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो डायरेक्ट उसकी जड़ के साथ ही यहाँ पर रिएक्ट करती हैं ताकि आपको बाद में एसिडिटी न हो। ठीक है, तो इनको इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये प्रिवेंट करें जो इंटरेक्शन आपका होता है हिस्टामिन का, जो आपके स्टमक की वाल के ऊपर रिसेप्टर बनते हैं, रिसेप्टर्स के साथ हिस्टामिन के जो इंटरेक्शन होता है उसको ये स्टॉप करती हैं। तो ड्रग्स का नाम आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिमेटिडिन, टैगमेट, रेनिटिडिन, जेंटेक, ओमेप्राजोल, येंसोपैराजोल, ये हाइपर एसिडिटी के लिए आपकी ड्रग रहती हैं। नेक्स्ट, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर या साइकोथेराप्यूटिक ड्रग, ये कौन सी ड्रग होती हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। अगर आपको स्ट्रेस हो जाती है, ज़्यादा टेंशन हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, एंजाइटी तनाव हो जाता है, मेंटल डिजीज़ हो जाती हैं, तो उनके अंदर आपकी ट्रैंक्विलाइजर यूज़ में लाई जाती हैं। ये आपकी जनरली इफ़ेक्ट करती हैं सीधा CNS को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं, और जैसे ही आप इन दवाइयों का इंटेक कर लेते हो आपको तुरंत यहाँ पर नींद आने लग जाती है। ठीक है, और इनको हम स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी खतरनाक दवाइयाँ होती हैं और ज़्यादा इंटेक इनका अगर हम कर लें तो मौत भी यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नोर एड्रेनलिन इज़ वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज ए रोल इन मूड चेंज। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप शांत हो, खुश हो, तो वहाँ पर नोर एड्रेनलिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही आपका मूड चेंज होगा वैसे ही नोर एड्रेनलिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, इसे दोस्तों न्यूरॉन से रिलीज़ किया जाता है। ये केमिकल सिग्नल भेजता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन अक्रॉस द सिनेप्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ये केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र यहाँ पर करता है। तो इनको यहाँ पर सिक्रीट किया जाता है नर्वस उसके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपको याद रखनी है, दो ड्रग्स कौन कौन सी हैं आपके ट्रैंक्विलाइजर के अंदर, आइप्रोनाइजिड और फेनिलजीन, ये दोनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। पहले भी एग्ज़ाम के अंदर दोनों की दोनों पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, जितने भी ड्रग्स के नाम हैं सभी आपको याद होने चाहिए। हिंदी में इनको बोला जाता है मनोचिकित्सक दवाई, यानी कि प्रशांतक। तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन या हल्के या गंभीर मानसिक रोगों के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को प्रशांतक के रूप में जाना जाता है। ये केंद्रीय
तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जो रोगी को नींद लाने के साथ साथ भावनात्मक जो आपको भाव आते हैं अलग अलग, उनको यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ये नींद की गोलियों के सामान्य घटक आपके होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके बारब्यूटरेट्स। तो बारब्यूटरेट्स क्या होती हैं? आपकी हिप्नोटिक। हिप्नोटिक क्या होती हैं? जो स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स मतलब जैसे आपके वेरोनल हो गया, एमाइटल हो गया, नेम्बुटल हो गया, ल्यूमिनल हो गया, सेकिनल हो गया, ये सारे आपके बारब्यूटरेट्स हैं। ये सारी दवाइयाँ लेने के बाद आपको तुरंत नींद यहाँ पर आ जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये दोस्तों आपके डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? बारब्यूटरिक एसिड के। तो सारी आपको याद होनी चाहिए। वेरानोल, अमाइटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल, सेकेनल, ये सारे आपके बारब्यूटरेट्स हैं। और इनको जैसे आप लेते हो आपको तुरंत यहाँ पर नींद आ जाती है। नेक्स्ट, इक्विनल इज यूज टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के लिए एक ड्रग आपकी यूज में लाई जाती है, इक्विनिल। नॉन हिप्नोटिक की बात करें, हिप्नोटिक क्या होता है आपका? जिनको लेने के बाद नींद आती है। और नॉन हिप्नोटिक ड्रग अगर आपसे पूछा जाए जिनको लेने के बाद नींद नहीं आती है लेकिन वो टेंशन को कम कर देती हैं, तो कौन कौन सी आपकी? क्लोरोडाया जिपोक्साइड और आपकी मेब्रोबेमेट, ये आपकी यूज में लाई जाती है। नॉन हिप्नोटिक ड्रग हैं जिनसे लेने के बाद नींद नहीं आती है लेकिन आपकी टेंशन कम हो जाती है। गैर निंद्रापरक आपकी ये दवाई हैं। फिर आती हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ये वो दवाइयाँ हैं जिनको लेने के बाद क्या होता है? दर्द से राहत मिलती है। उनको क्या बोलते हैं हम? एनाल्जेसिक। ये आपकी दो टाइप की होती हैं। हिंदी में इनको बोला जाता है दर्दनाशक। दर्द से राहत पाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली दवाइयों क्या बोलते हैं? आपकी दर्दनाशक। और ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दोनों देख लेते हैं। एक तो होती है आपकी नारकोटिक ड्रग्स और दूसरी होती है आपकी नॉन नारकोटिक ड्रग्स। नॉन नारकोटिक ड्रग्स नॉन एडिक्टिव होती हैं, यानी कि इनको लेने के बाद आपको आदत नहीं पड़ती है। लेकिन नारकोटिक ड्रग्स जैसे आप इनका कंज्यूम करते हो तो आपको हैबिट बनने लग जाती है। और ये ड्रग्स आपकी स्लीप प्रोड्यूस करती हैं और अनकॉन्शियसनेस यहाँ पर ला देती हैं, जैसे नींद और बेहोशी यहाँ पर पैदा करती हैं। और हिंदी में इनको बोलते हैं स्वापक दवाइयाँ। ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स ये आपकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, लेकिन नॉन नारकोटिक ड्रग आपकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग नहीं है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका मोर्फिन एंड कोडीन। मोर्फिन कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है? बार्क ऑफ चिनकोना से। ये भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और मोर्फिन डाई एसीटेट इज कॉमनली नोन एज हीरोइन। मोर्फिन डाई एसीटेट को हम क्या बोलते हैं? हीरोइन। ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नारकोटिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स होती हैं जिनको लेने के बाद नींद आती है, अनकॉन्शियसनेस आदमी हो जाता है, उसको बोलते हैं नारकोटिक ड्रग। और ये आपकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मोर्फिन और कोडीन। और मोर्फिन डाई एसीटेट को हम क्या बोलते हैं? हीरोइन। ठीक है। अब आता है आपका नॉन नारकोटिक ड्रग्स, यानी कि नॉन एडिक्टिव ड्रग। इनके अंदर आपकी कौन सी हैं? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक आपकी बेसिकली यूज में लाई जाती है एस्प्रिन और पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो सभी को याद होगा और एस्प्रिन भी सभी को याद होगा। तो ये आपकी नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक हैं। इन दवाइयों का जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें आदत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एस्प्रिन inhibits the synthesis of chemical known as prostaglandins which stimulate inflammation in the tissue and cause pain। प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपका होता है वो कहाँ से स्टिमुलेट होता है? ये स्टिमुलेट करता है टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन जैसे ही टिश्यू के अंदर होगी तो आपको पेन होने लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी मोस्ट कॉमनली यूज में लाई जाती है नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक के अंदर, ये आपकी क्या होती है? एस्प्रिन। और ये इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है। तो ये जैसे ही हम इसको इनटेक कर लेते हैं तो हमें पेन से राहत मिल जाती है। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है एंटीपायरेटिक की। ये आपकी एनाल्जेसिक भी होती है और फीवर को भी कम कर देती है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? जिनको लेने से फीवर के अंदर आपका फीवर जो है वो उतर जाता है। और इसके अंदर ब्लड
कोएगुलेशन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये सबसे पहले इनहिबिट करती है, केमिकल होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, उसके सिक्रीशन को यहाँ पर इनहिबिट करती हैं और इनको एंटीपायरेटिक की तरह भी लिया जाता है। और ये ब्लड कोएगुलेटिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, ये प्रिवेंट करती है आपकी ब्लड कोएगुलेशन प्रॉपर्टी को, ब्लड कोएगुलेशन को ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। ये आपकी यूज में लाई जाती है हार्ट अटैक से बचने के लिए, आपकी यूज में लाई जाती है क्या, एस्पिरिन, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपको एक बार देख लेना है। हिंदी में भी देख लेते हैं। अस्वापक बोलते हैं नॉन नारकोटिक दर्दनाशक दवाएं। एस्प्रिन और पैरासीटामोल अस्वापक दर्दनाशक दवाओं के वर्ग से संबंधित हैं। एस्प्रिन सबसे परिचित आपको उदाहरण है। एस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों के संश्लेषण को रोकता है, जो ऊतक में सूजन को उत्तेजित करते हैं और दर्द का कारण बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होता है, आपका पेन क्रिएट होता है, क्योंकि ये टिश्यूज़ के अंदर आपका स्वेलिंग कोज कर देते हैं। ये दवाएं आपकी गठिया के कारण होने वाले कंकाल के दर्द से राहत दिलाने में भी कारगर होती हैं। अगर गठिया की किसी को प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी हम एस्पिरिन उसको दे देते हैं। इन दवाओं के लिए कई अन्य प्रभाव भी हैं, जैसे बुखार कम करना, जैसे एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी हो जाती है। प्लेटलेट्स कोएगुलेट यानी प्लेटलेट्स की जमावट को कम करता है। रक्त का थक्का जमने से रोकने की कमी के कारण इसको क्या करते हैं, दिल के दौरे के जो मरीज होते हैं उनको दी जाती हैं। और दोस्तों एस्प्रिन जो होती है आपकी काफ़ी टॉक्सिक होती है लीवर के अंदर। ज़्यादा अमाउंट के अंदर हम इसे कंज्यूम कर लें तो हमें सेवरल यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किस ऑर्गन के लिए इफेक्टिव होती है, आपकी टॉक्सिक होती है लीवर के लिए। एंड समटाइम्स ऑल्सो कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक। सो नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, डाइक्लोरोफेनक सोडियम आर अदर वाइडली एनाल्जेसिक। एस्प्रिन जो आपकी होती है लीवर के लिए टॉक्सिक होती है। कई बार ये पेट से क्या कर देती है, ब्लीडिंग स्टार्ट कर देती है। इसीलिए मोस्ट कॉमनली यहाँ पर जो यूज में लाई जाती हैं वो है नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, डाइक्लोरोफेनक सोडियम। ये सारी आपकी एनाल्जेसिक हैं जो आपकी दर्द से राहत आपको मिलता है। अब आता है आपका जवरनाशक यानी कि एंटीपायरेटिक। ये वो सब्सटेंस हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को कम कर देते हैं जब आपको हाई फीवर होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, फेनासिटीन। फेनासिटीन का आपको केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। 4-हाइड्रोक्सी एसिटेनलाइड ये आपकी क्या है, एंटीपायरेटिक। अनलजीन, नोवलजीन ये सारे आपके क्या है, एंटीपायरेटिक। और जो मोस्ट कॉमनली आपकी यूज में लाई जाती है पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल आपकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं जवरनाशक। नेक्स्ट आता है आपका एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल नाम से स्पष्ट है, तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स की जो विकास होता है, यानी कि आपके रोगाणुओं को मारने की इसके अंदर क्षमता होती है, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वायरस हो गए। तो इनकी जो ग्रोथ है उसको रोकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल। और इनके अंदर जो ड्रग्स यूज में लाई जाती हैं वो हैं सल्फा ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन सी होती हैं, सल्फा ड्रग्स, जो कि डेरिवेटिव होती हैं आपकी सल्फानिलामाइड की, ठीक है। सल्फानिलामाइड की डेरिवेटिव्स होती हैं आपकी सल्फा ड्रग्स, जो कि आपकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको वाइडली आपका यूज में लाया जाता है डिप्थीरिया, डिसेंट्री और ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स को जो रोकती है या किल कर देती है उसको, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि रोगाणुरोधी। और जो आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं वो सल्फा ड्रग्स होती हैं, जो कि डेरिवेटिव होती हैं सल्फानिलामाइड का। और इनको वाइडली यूज में लाया जाता है अगेंस्ट आपके डिप्थीरिया, पेचिस और ट्यूबरक्लोसिस आदि जैसे रोगों के उपचार के लिए यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो ये आपकी हो गई एंटी माइक्रोबियल्स। नेक्स्ट आती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स। ये भी आपकी एंटी माइक्रोबियल्स ही होती हैं, लेकिन बाद में इनको अलग क्लासेस के अंदर रख दिया था। तो ये आपके सब वो सब्सटेंस हैं जिनकी लो कंसंट्रेशन इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वो सब्सटेंस हैं आपके जिनकी लो कंसंट्रेशन यानी कम मात्रा के अंदर भी हमें इनको अगर लेते हैं तो ये ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रोगाणुओं की ग्रोथ है उनको इनहिबिट करती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसके अंदर हस्तक्षेप करके उनको ये पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। तो ये होती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स, दूसरी होती हैं आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक्स। बैक्टीरियोसिडल, इनके अंदर साइडल का मीनिंग है यहाँ पर किलिंग। ये क्या कर देती हैं, सीधा इफेक्ट करती हैं, माइक्रोब्स को सीधा मार देती हैं। कौन कौन सी आपकी बैक्टीरियासाइडल? पेनिसिलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। पेनिसिलिन, ओफ्लैक्सिन, अमीनो ग्लाइकोसाइडेज, ये सारे आपके बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स हैं। दूसरी आती है आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक, हैव ए स्टेटिक इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। इनका इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना आपका बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के अंदर बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है? इथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और क्लोरामाफिनेकोल। क्लोरामाफिनेकोल आपका इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक का, लेकिन बैक्टीरियोसाइडल ये क्या करती हैं, सीधा माइक्रोब्स को किल कर देती हैं। और इनके अंदर एग्जाम्पल आपके हो गए पेनिसिलिन, ओफ्लैक्सिन, अमीनो ग्लाइकोसाइडेज। दो टाइप के होते हैं आपके, जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी। ये नाशक प्रभाव होता है इनका रोगाणुओं पर। उदाहरण के लिए आपकी पेनिसिलिन है, ओफ्लैक्सिन है, अमीनो ग्लाइकोसाइडेज आदि। लेकिन जीवाणुरोधी जो आपके होते हैं रोगाणुओं पर एक स्थिर यानी कि निरोधात्मक, बिल्कुल ना के बराबर प्रभाव होता है इनका। उदाहरण क्या है इनके? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमाफिनेकोल। ठीक है दोस्तों, ये सारी आपको याद करनी है, थोड़ा सा यहाँ पर रट्टा हमारी टॉपिक आपके लिए रहेगा। और पेनिसिलिन को सबसे पहले डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो आपके पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 के अंदर। और ये आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन आर सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन ये आपके मॉडिफिकेशन है किसके? पेनिसिलिन के। ठीक है, तो ये आपकी एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये आपको याद रखना है। इंडिया के अंदर पेनिसिलिन को कहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है? पिंपरी और ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर पेनिसिलिन को बनाया जाता है इंडिया के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आती है आपकी एंटीसेप्टिक यानी कि पूतिरोधी। तो दीज आर द केमिकल्स विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो केमिकल्स हैं, या तो ये जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उनको किल करता है या उनको प्रिवेंट करता है। और इनको लिविंग टिश्यू पर लगाया जाता है, जैसे आपके वाउंड्स यानी कि घाव हो गए, कट्स हो गया कोई भी, ठीक है, अल्सर हो गया, कोई भी आपको त्वचा रोगी बीमारी हो गई, तो उन पर आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगाई जाती हैं, जैसे फ्यूरासीन हो गया, सोफ्रामाइसिन हो गया। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी पूतिरोधी। ये वे रसायन होते हैं जो या तो मारते हैं या विकास, जो सूक्ष्म जीवों का विकास होता है उनको रोकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम जो आपकी होती हैं कौन कौन सी हैं? फ्यूरासीन और सोफ्रामाइसिन, ये आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, डिटोल किसका मिक्सचर है? तो डिटोल मिक्सचर आपका क्लोरोजाइलिनोल और ट्रपिनोल का। डिटोल किसका मिक्सचर है? क्लोरोजाइनिलोल और ट्रपिनोल का। नेक्स्ट आपका बायोथाइनोल इज एडिड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज टू रिड्यूस द ओडर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल ऑर्गेनिक मैटर ऑन स्किन। त्वचा पर जीवाणु कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न गंध को कम करने के लिए, पूतिरोधी गुण प्रदान करने के लिए साबुन में आपका क्या मिलाया जाता है? बायो इथाइनॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन काफी बार पूछा जाता है, क्या होता है? तो 2 से 3% आपका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है आयोडीन का अल्कोहल के अंदर। और यह इसके अंदर आपकी पावरफुल एंटीसेप्टिक होती है, जो कि घाव के अंदर यूज में लाई जाती है। आपने देखा भी होगा वो ब्राउन कलर की, ठीक है, ब्राउन कलर की दवाई होती है ना जो हम घावों पर लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? 2 से 3% आपका आयोडीन होता है अल्कोहल के अंदर, उसको बोलते हैं हम टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इसका यूज़ भी आपका एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है घाव पर लगाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका बोरिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन, वीक एंटीसेप्टिक ऑफ फॉर आइज। कभी हमारी आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? बोरिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये सारी आपके एंटीसेप्टिक हैं, इनको आपको रिवाइज कर लेना है, कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। फिर आता है आपका डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट को यहाँ पर यूज में लाया जाता है आपके, इनको क्या बोलते हैं? विसंक्रमी हिंदी में इनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट को। तो ये क्या है आपके? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट सेफ टू अप्लाइड द लिविंग टिश्यू। आपके जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनको हम लिविंग टिश्यू पर लगाते हैं, लेकिन
डिसइन्फेक्टेंट को हम नॉन लिविंग टिश्यूज़ पर लगाते हैं। जैसे आपके घर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, तो वहाँ पर हम डिसइन्फेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं, न कि हम किसी घाव पर फिनोल लगा लिया। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका डिसइन्फेक्टेंट्स। तो ये होते हैं आपके डिसइन्फेक्टेंट्स जिनको नॉन लिविंग टिश्यूज़ के अंदर अप्लाई किया जाता है, ना कि लिविंग टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम विसंक्रमी। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं डिसइन्फेक्टेंट और विसंक्रमियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार आपके रहेंगे। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, फर्स्ट 1% फिनोल सोल्यूशन इज डिसइन्फेक्टेंट, लेकिन इसकी जो लोअर कंसंट्रेशन है 0.2%, ये फिनोल क्या करता है आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। 1% अगर हम यूज़ में लाएंगे फिनोल सॉल्यूशन को तो वो आपका विसंक्रमी की तरह काम करेगा, लेकिन इसकी कम मात्रा के अंदर 0.2% अगर हम यूज में लाएंगे तो वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम में यहाँ पर यूज में एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल किसकी तरह रिएक्ट करता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा डिसइन्फेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो आपको सीधा मार देना है, डिसइन्फेक्टेंट की तरह काम में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी पार्ट्स पर मिलियन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड फॉर स्टीरिलाइजेशन ऑफ वाटर टू मेक इट फिट टू ड्रिंकिंग पर्पस। जो आपका 0.2 से लेके 0.4 आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपका क्लोरीन यूज़ में लाया जाता है, वो पानी को साफ़ करने के लिए यहाँ पर यूज़ में लाया जाता है। क्लोरीन आपका पानी को साफ़ करता है, इसके अंदर कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, सभी को पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है SO2 एट वेरी लो कंसंट्रेशन बिहेव्स लाइक एक डिसइन्फेक्टेंट। ये क्वेश्चन आपका SSC के अंदर ही पूछा गया था, इनमें से कौन सा आपका डिसइन्फेक्टेंट की तरह ही काम में लाया जाता है, तो उसके अंदर ऑप्शन के अंदर था SO2। ठीक है, तो इसकी लोअर कंसंट्रेशन जो होती है SO2 की, वो विसंक्रमी की तरह यहाँ पर काम में लाई जाती है। और विसंक्रमी क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग टिश्यूज के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ आपका ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, हॉस्पिटल रूम्स के अंदर उनको स्टीरलाइज करने के अंदर किया जाता है। कभी भी आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है, तो स्मेल होती है आपकी फॉर्मल्डिहाइड की। उनको वहाँ पर जो आपके रूम है उसको स्टीरलाइज करने के लिए आपका फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर और अस्पताल के कमरों के अंदर। नेक्स्ट आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो ये आसान है, ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कंट्रोल करते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, और ये आपके बिलोंग करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स से। इनको बोला जाता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि बर्थ कंट्रोल्स के अंदर जो ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और ये ड्रग्स आपके स्टीरॉयड की क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं आपकी, नोर एथिनड्रोन ये आपकी वाइडली यूज्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। और इसके अंदर मिक्सचर होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसके अंदर किस किस का मिक्सचर होता है, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का मिक्सचर होता है आपका नोर एथिनड्रोन के अंदर, और ये आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, बर्थ कंट्रोल करती है। यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिजनन क्षमता, बाकी मैंने आपको हिंदी में यहाँ पर समझा भी दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं भोजन में रसायन। ठीक है, केमिकल्स इन फूड। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज किया जाता है काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर, लेकिन जो आपके नेचुरल स्वीटनर हैं वो कौन कौन से हैं, सुक्रोज जिसको टेबल शुगर बोलते हैं, और फ्रक्टोज। ठीक है, ये दो आपके मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल स्वीटनर हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा नेचुरल स्वीटनर है, तो ये हैं आपके सुक्रोज और फ्रक्टोज। लेकिन दोस्तों इनका यूज नहीं किया जाता है, इनका यूज काफ़ी डेंजरस होता है जिनको डायबिटीज़ होती है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरीज इनके अंदर होती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए हम इनको प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैसे आपके नेचुरल स्वीटनर हैं सुक्रोज और फ्रक्टोज। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये उन रोगियों उनके लिए है जिनको डायबिटीज़ होती है। ठीक है, उनके लिए हम ये कृत्रिम मधुरक का यूज करते हैं। कौन कौन से यहाँ पे कृत्रिम मधुरक, जैसे होगा सैक्रीन, एस्पाराटेम, एस्पाराटेम को न्यूट्रा स्वीट भी कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है, एलिटेम, सुक्रालोज, साइक्लामेट, ये सारे आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। ठीक है, मिठाई की दुकान में इन सभी को मिला के डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है ताकि आप मिठाई का आनंद भी ले पाओ और आपको पूरी तरह से वो मिठाई स्वादिष्ट लगे।
नेक्स्ट आते हैं आपके फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई? खाद्य परिरक्षक। ठीक है, तो हिंदी वाला नेक्स्ट पेज पे है। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो ये आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको भोजन के अंदर मिलाया जाता है ताकि वो खराब ना हो एक लंबे समय तक किसी भी बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण। ठीक है, जैसे आपका बैक्टीरिया होगा, यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका भोजन है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बनाए रखते हैं एक लंबे समय तक। कौन कौन से आपके प्रिजर्वेटिव्स यूज में लाए जाते हैं? जैसे टेबल साल्ट। कभी भी आप अचार बनाते हो घर के अंदर तो उसके अंदर जो नमक का लेवल है वो ज़्यादा ही रखते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक आपका ठीक रहे। शुगर मिलाया जाता है अचार के अंदर। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है, वो इसीलिए मिलाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक रहें और उसकी लंबे समय तक न्यूट्रिटिव वैल्यू बनी रहे। विनेगर का यूज किया जाता है, सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, स्पाइसीज, सोडियम बेंजोएट, ये सीधा आता है आपका फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। कौन सा यूज किया जाता है? सीधा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है सोडियम बेंजोएट, C6H5COO Na। और साल्ट जो हैं आपके सोर्बिक एसिड के और प्रोपेनोइक एसिड के, ये आपको ये प्रिजर्व करने के लिए आपके यूज़ में लाए जाते हैं। किसको? चीज़ को, बेक्ड फूड को, पिकल्स को, मीट्स को और फिश प्रोडक्ट्स को, इन सभी को प्रिजर्व करने के लिए आपके सोर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के साल्ट्स यूज में लाए जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज आपके जो फूड होता है उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है ताकि उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू यहाँ पर बनी रहे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा सोडियम बेंजोएट, टेबल साल्ट, शुगर वगैरह, ये तो बहुत ही कम मात्रा के अंदर पूछेगा एग्जाम में अगर पूछेगा तो, लेकिन आपसे सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव है, तो आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा C6H5COO Na, सोडियम बेंजोएट। और आपको ये भी देखने को मिल सकता है जो आपके सोर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के साल्ट्स होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं चीज़ को, बेकिंग फूड को, पिकल्स को और फिश प्रोडक्ट्स जितने भी आपके होते हैं उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एसिडिक फूड्स। सोडियम बेंजोएट का यूज किन के अंदर किया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर और एसिडिक फूड्स के अंदर आपका जो सोडियम बेंजोएट है वो यूज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से होते हैं आपके? BST फुल फॉर्म है आपकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। और सेकंड आपका BRA की फुल फॉर्म आपकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये क्या करते हैं? फूड के अंदर जो आपका एक्शन होता है ऑक्सीजन का उसको रिटायर्ड यानी कि कम कर देते हैं और उसको प्रिजर्व करने में हेल्प यहाँ पर करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे दो होते हैं, BST ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून और BRA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये फूड के अंदर जो आपका ऑक्सीजन का एक्शन होता है उसको कम कर देते हैं, उसको प्रिजर्व करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं, खाद्य परिरक्षक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके शोधन अभिकर्मक। शोधन अभिकर्मक यानी कि क्लींजिंग एजेंट। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके कपड़ों से डर्ट हटाते हैं और इनके अंदर क्लींजिंग एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण आपके कपड़े बिल्कुल चमक जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? शोधन अभिकर्मक, जो गंदगी को हटाते हैं और पानी में शोधन की क्रिया करते हैं। और इन्हें दोस्तों सर्फेक्टेंट भी कहा जाता है क्योंकि सरफेस पर काम करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट। दोस्तों आपके दो प्रकार के क्लींजिंग एजेंट होते हैं। पहला है डिटर्जेंट, दो तरह के आपके डिटर्जेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया सोप और एक हो गया आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट। दो टाइप के आपके डिटर्जेंट होते हैं जो कि यूज़ में लाए जाते हैं क्लींजिंग एजेंट के अंदर। पहला है आपका सोप और दूसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को और हेल्प करते हैं जो भी फैट्स आपके जो फैब्रिक है, फैब्रिक के साथ जो चिपका रहता है उसको रिमूव करने के अंदर हेल्प करते हैं। दो टाइप्स के आपको डिटर्जेंट्स होते हैं क्लींजिंग एजेंट्स के अंदर। पहला है सोप और दूसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये क्या करते हैं? जो वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बढ़ाते हैं और हेल्प करते हैं जो डर्ट या फैट जो आपके फैब्रिक पर या स्किन पर चिपका हुआ होता है उसको रिमूव करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये थे आपके शोधन अभिकर्मक। तो आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्पोनिफिकेशन। डायरेक्ट आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्या होती है स्पोनिफिकेशन? जब ऑयल या फैट को NaOH के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ पर हमें मिलता है सोप और ग्लिसरॉल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पोनिफिकेशन। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स आर मेड बाई यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल। विभिन्न कच्ची सामग्री का उपयोग करके
विभिन्न प्रकार के साबुन बनाए जाते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं वो? सबसे पहले आती है आपकी टॉयलेट सोप, जो आपकी टॉयलेट्स के अंदर यूज में लाई जाती हैं। इनको प्रिपेयर किया जाता है, बेटर ग्रेड का आपका फैट यूज़ किया जाता है, बेटर ग्रेड का यहाँ पर ऑयल यूज किया जाता है ताकि ये एल्कली जो होता है आपका उसको रिमूव कर पाएँ। ठीक है, तो बेटर ग्रेड का फैट और बेटर ग्रेड का ऑयल यहाँ पर टॉयलेट सोप्स के अंदर यूज़ में लाया जाता है। इनके अंदर हम कलर या परफ्यूम्स ऐड करते हैं ताकि ये और अट्रैक्टिव रहें। आपकी जो साबुन होती हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स आती हैं, इसीलिए उनके अंदर कलर्स और परफ्यूम्स का यूज किया जाता है ताकि वो आपको और अट्रैक्टिव यहाँ पर लगें। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं प्रसाधन साबुन। यह बेहतर ग्रेड के वसा या तेल का उपयोग करके तैयार की जाती हैं और अतिरिक्त क्षार को हटाने में ये मदद करती हैं और इन्हें और आकर्षक बनाने के लिए इनके अंदर अलग अलग कलर्स मतलब मिलाए जाते हैं, अलग अलग परफ्यूम्स इनके अंदर मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ट्रांसपेरेंट सोप। एक सोप आती है आपकी पियर्स नाम की। ठीक है, पियर्स जो होती है आपकी ट्रांसपेरेंट सोप है। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाई डिजोल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवोपरेटिंग द एक्सेस सोलवेंट। पारदर्शी साबुन जो होती है आपकी इथेनॉल में साबुन को घोलकर और फिर अतिरिक्त विलायक को वाष्पित करके आपकी पारदर्शी साबुन बनाई जाती है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल आता है आपका पियर साबुन का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। वो आपकी सोप को इथेनॉल के अंदर मिलाकर और फिर उसके अंदर से क्या किया जाता है, सोलवेंट को इवेपोरेट किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी मेडिकेटेड सोप, जो आपकी मेडिकल पर्पस के अंदर यूज़ में लाई जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर आपकी एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आपकी डिटॉल के अंदर हो गया और बाइथोनल के अंदर हो गया। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स हैं आपकी मेडिकेटेड सोप्स की। नेक्स्ट आती है आपकी सेविंग सोप्स। सेविंग सोप्स के अंदर क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल, ताकि ये आपकी ड्राई ना हो। और इनके अंदर एक गम होता है जिसको बोलते हैं हम रोजिन नाम का इनके अंदर गम मिलाया जाता है। और दोस्तों कई बार एग्जामिनर पूछता है सेविंग साबुन के अंदर क्या पाया जाता है, तो ये होता है आपका सोडियम रोजिनेट। इसको आपको याद रखना है, सोडियम रोजिनेट आपका सेविंग साबुन के अंदर होता है, ताकि ये इसीलिए मिलाया जाता है ताकि ये आपका अच्छी तरह से झाग दे पाए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है, वाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप आपकी क्यों हार्ड वाटर के अंदर वर्क नहीं करती है? तो इसका रीज़न क्या है आपका, हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हार्ड वाटर के अंदर कौन से आयंस होते हैं, तो ये होते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। और जब आपके सोडियम और पोटाशियम सोप्स हार्ड वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तो ये जो आपके आयंस हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, ये इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सोप जब हार्ड वाटर के साथ डिजोल्व होती है तो यहाँ पर आपकी इनसोल्यूबल सोप का यहाँ पर निर्माण होता है। ये आपको याद रहे, यहाँ पर रखनी नहीं है, केवल ये समझाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सोप्स को हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट। संश्लिष्ट अपमार्जक क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं यहाँ पे क्लिनजिंग एजेंट यानी कि शोधन अभिकर्मक होते हैं। विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोप। इनके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सोप्स की, लेकिन ये एक्चुअल के अंदर सोप्स नहीं होते हैं और इनको सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के अंदर यूज में इजीली लाया जा सकता है। सम ऑफ द डिटर्जेंट गिव फोम इवन इन आइस कोल्ड वाटर। कुछ ऐसे आपके डिटर्जेंट हैं जो झाग देते हैं ठंडे पानी के साथ भी। तो ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आता है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। संश्लिष्ट अपमार्जक को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी आपकी अनायनिक डिटर्जेंट यानी कि ऋण आयनी अपमार्जक, सेकंड है आपकी कैटायनिक डिटर्जेंट यानी कि आपकी धनायनित अपमार्जक, थर्ड है आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट यानी कि गैर आयनिक अपमार्जक। 3 प्रकार के आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। फर्स्ट आता है आपका एनायनिक डिटर्जेंट यानी कि ऋण आयनी अपमार्जक। इसके अंदर आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है, दीज आर द सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। ये सल्फोनेटेड लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण होते हैं। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये पूरी रिएक्शन याद नहीं रखनी है। एनायनिक डिटर्जेंट्स की एग्जाम्पल है आपका सोडियम लोरियल सल्फेट,
आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है कि एनायनिक डिटर्जेंट्स इनमें से कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा सोडियम लोरियल सल्फेट और इसके ऊपर आपको नेगेटिव आयन यानी कि एनायन देखने को मिलेगा, इसीलिए इनको एनायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। दोस्तों इनका यूज़ आपका घरेलू कामों यानी कि हाउस होल्ड वर्क्स के अंदर किया जाता है और टूथपेस्ट के अंदर आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कैटाइनिक डिटर्जेंट्स। तो ये आपके क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं किसके, अमीन्स के, और इनके अंदर जो आपका एनायन होता है वो क्या होता है, ब्रोमाइड। और सेट्राइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज ए पॉपुलर कैटाइनिक डिटर्जेंट्स और यूज इन हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर के अंदर कौन सा कैटाइनिक डिटर्जेंट यूज में लाया जाता है, वो है आपका सेट्राइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। याद रखना आपको, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। सेट्राइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये आपका एक कैटाइनिक डिटर्जेंट है जिसका यूज किया जाता है हेयर कंडीशनर के अंदर। फिगर दिखा देता हूँ, फिगर आपको वैसे याद नहीं रखना है। नाइट्रोजन के साथ 4 आपके यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड हैं, ठीक है। तो सेट्राइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का ये स्ट्रक्चर रहेगा और इसके अंदर नेगेटिव आयन आपका होता है ब्रोमाइड, ठीक है। ब्रोमाइड एज ए एनायन, ब्रोमीन एज ए एनायन इसके अंदर होता है। नेक्स्ट आता है आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट यानी कि गैर आयनिक अपमार्जक। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। गैर आयनिक अपमार्जकों की संरचना में कोई भी आयन नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी आयन देखने को नहीं मिलेगा, न ही पॉजिटिव और न ही नेगेटिव। और ये अपमार्जक तब बनते हैं जब स्टीरिक एसिड पोली इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करते हैं, तभी आपके बनते हैं गैर आयनिक अपमार्जक। ये आपको पूरी याद नहीं रखनी, केवल समझाने के लिए यहाँ पर दी गई है। ये बनते हैं आपके जब स्टीरिक एसिड पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करते हैं, तब आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स का यूज नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स बनते हैं। और ये आपके यूज में लाए जाते हैं कहाँ पर, लिक्विड डिश वॉशिंग यानी बर्तन धोने के में जो उपयोग में लाए जाते हैं डिटर्जेंट्स वो होते हैं आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आशा करते हैं ये सेशन आपने पूरी तरह से आनंद उठाया होगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये रटने वाला सेक्शन है, इतना कुछ समझाने वाला था नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।